Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video, जहां हम रोजाना द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड आर्टिकल्स, ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स जो सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, उन आर्टिकल्स को इस वीडियो में ब्रीफली कवर करते हैं। तो आज है 4 मार्च, तो चलिए देख लेते हैं कि आज के न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले साइप्रस आइलैंड के बारे में। विल टॉक अबाउट दिस डिवाइडेड आइलैंड, हिस्ट्री जानेंगे, समझेंगे कि किस तरह साइप्रस आइलैंड को डिवाइडेड आइलैंड कहा जाता है, किस तरह डिवीजन हुआ, साइप्रस की लोकेशन क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है, वो हम यहाँ पे समझेंगे। बिकॉज एक आज अच्छा आर्टिकल आया है विच टॉक्स अबाउट द साइप्रस डिवाइड, सो विल टॉक अबाउट इट। ऑल्सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ILS के बारे में। Now ILS is basically इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम्स जो कि एयरपोर्ट्स में लगे होते हैं, जो कि एयरप्लेन के लैंडिंग के अंदर हेल्प करते हैं ना। इसी लेकर डिस्कशन इसलिए है बिकॉज आपको याद होगा कि जब विंटर्स काफ़ी ज़्यादा हम इन द मिड ऑफ विंटर्स थे और काफ़ी फॉगी कंडीशंस थी, तो उस टाइम पे काफ़ी एयरक्राफ्ट्स बहुत लंबे लंबे घंटों के लिए डिले हो गए थे। एंड ये जो डिलेज आए उसने क्वेश्चन रेज किया रिगार्डिंग द लैंडिंग सिस्टम ऑफ एयरक्राफ्ट्स। तो हम समझेंगे कि ILS क्या है जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है और क्या कोई एडवांस्ड वर्जन है ILS का, तो उसके बारे में भी यहाँ पे हम समझेंगे। ऑल्सो विल टॉक अबाउट नॉन लैप्सेबल फंड। देखिए हमारे डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बजटरी एलोकेशंस डिफेंस को मिलती हैं। तो एक डिस्कशन चल रही थी कि डिफेंस का जो मॉडर्नाइजेशन फंड होता है इसे नॉन लैप्सेबल फंड बना दिया जाए, लेकिन इस प्लान को ऑन होल्ड कर दिया गया है, इस प्लान को रादर ड्रॉप कर दिया गया है एज ऑफ नाउ कि डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन फंड को नॉन लैप्सेबल नहीं बनाया जाएगा। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम यहाँ पे समझेंगे कि ये लैप्सेबल फंड का बेसिकली मतलब क्या है, नॉन लैप्सेबल डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड की क्या इम्प्लीकेशन होती है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। एंड कुछ इंपॉर्टेंट GI टैग्स भी आए हैं हमारे पास, कोई नए GI टैग्स की अनाउंसमेंट हुई है, तो इनके बारे में ब्रीफली हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले साइप्रस के बारे में। देखिए साइप्रस की अगर हम बात करें तो वी शुड नो द लोकेशन ऑफ साइप्रस। जब हम मेडिटेरेनियन सी देखते हैं, मेडिटेरेनियन सी की लोकेशन किस तरह है कि अफ्रीका के ये नॉर्थ में लाई करता है, यूरोप के ये साउथ में लाई करता है, और अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया के ये कंपैरेटिवली वेस्ट में लाई करता है। और यहाँ पे ईस्टर्न मेडिटेरियन के अंदर आपको एक आइलैंड मिलता है जिसका नाम है साइप्रस। दिस आइलैंड इज कॉल्ड एज साइप्रस, जो कि आपको ईस्टर्न मेडिटेरियन में देखने के लिए मिलेगा। अगर हम साइज वाइज देखें तो मेडिटेरियन के अंदर ये काफ़ी बड़ा आइलैंड है। दिस इज़ द थर्ड मोस्ट पॉपुलस आइलैंड इन द मेडिटेरियन एज वेल। टर्की के आप देख सकते हो यहाँ पे, टर्की के ये साउथ में लाई करता है। सो दिस इज़ द साइप्रस। इसके नॉर्थ में कौन सा कंट्री है? टर्की। इसके नॉर्थ में टर्की है और साउथ में आपका वेस्ट में आपका सीरिया, लेबनान, इज़राइल, पैलेस्तीन आ जाते हैं, और फर्दर इजिप्ट भी यहाँ पे आ जाता है। सो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि इसके आसपास प्रेजेंट हैं। एक आइलैंड है, ये बात भी याद रखेंगे। अब क्या है कि पिछले इट्स बीन मोर देन 4 डिकेड्स कि यहाँ पे एक ग्रीन लाइन है जो कि साइप्रस को कट करती है, और उस ग्रीन लाइन को ऑफ कोर्स यूनाइटेड नेशंस पेट्रोल करता है, एंड दैट ग्रीन लाइन हैज़ विटनेस्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑन द साइड्स। तो क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। यू कैन सी दैट दिस इज द ग्रीन लाइन ओवर हियर, द इनफेमस ग्रीन लाइन ऑफ साइप्रस। नाउ 1974 से अगर हम इस डिस्कशन की शुरुआत करें, सो इन 1974 टर्की इन्वेडेड दिस आइलैंड। टर्की ने ईस्टर्न मेडिटेरियन के अंदर इन्वेड किया एंड ऑक्यूपाइड 37% ऑफ साइप्रस। तो टर्की इन्वेड करता है और 37% ऑफ साइप्रस को ऑक्यूपाई कर लेता है आके, एंड तब से साइप्रस को डिवाइड कर दिया जाता है इनटू द ग्रीक साइप्रस एंड द टर्किश साइप्रस। ठीक है, ग्रीक साइप्रस एंड द टर्किश। तो वो पार्ट जो कि टर्की ने आकर ऑक्यूपाई किया उसको हम टर्किश साइप्रस बोल देते हैं, और जो पहले से ग्रीस का जहाँ पे इन्फ्लुएंस है उसको ग्रीक साइप्रस बोलते हैं।
एंड यहाँ पे ये जो बफर जोन है, ये जो यूएन की ग्रीन लाइन है, अब देखिए ये निकोसिया से पास करती है, विच इज़ दी कैपिटल ऑफ साइप्रस, निकोसिया। एंड यहाँ पे इवन इसे अबैंडन्ड सिटी या फिर गोस्ट सिटी भी बोल देते हैं, बट इसके टॉप पे बिल्डिंग्स पे टर्किश फ्लैग्स लगाए गए हैं। एंड इवन यहाँ पे जो मॉस्क हैं वहाँ से भी प्रेयर्स को सुना जा सकता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक माउंटेन्स हैं, पेंटाडक्टोस माउंटेन्स, उनके टॉप पे भी टर्किश फ्लैग्स लगाए गए हैं, जो कि इवन जब नाइट होती है, नाइट टाइम में भी वो वहाँ पे लाइटिंग की गई है, ताकि कंट्री के ऑलमोस्ट मेजर पार्ट से आइलैंड के वो जो फ्लैग्स हैं वो नज़र आते हैं। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइन इंपॉर्टेंट हो गई। ग्रीन लाइन की जब भी बात आती है तो याद रखेंगे कि ये वो लाइन है जो कि एक डीमिलिटराइजेशन बफर जोन को शो करता है। ये वो एरिया है जैसे यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं साइप्रस में, उन्होंने इसे यहाँ पे वहाँ पे वो प्रेजेंट हैं, वो इस लाइन को कंट्रोल करते हैं। एंड ये यहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंट नहीं है, डीमिलिटराइज्ड एरिया है। बट आप यूँ कह लीजिए कि साइप्रस का जो स्कार है दैट goes through this line only, which is dividing the Cyprus into two parts. That is your green line is. ये पूरी की पूरी लाइन 180 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा स्ट्रेच है। एंड पिछले 40 सालों में जिन जिन एरिया से ये लाइन गुजरती है वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। इट हैज़ सो मैनी अबैंडन्ड गोस्ट टाउन्स, यहाँ पे बड़े बड़े शहर गोस्ट टाउन्स में बदल चुके हैं। घर हैं यहाँ पे विच डिस्प्लेस बुलेट होल्स, फायरिंग स्लॉट्स हैं, कार्स खड़ी हैं वो रस्ट डाउन हो रही हैं गैरेजेस के अंदर। तो कम्प्लीटली एक तरह का कह लीजिए कि गोस्ट टाउन्स इस लाइन के अराउंड आपको मिलते हैं। एंड देर इज़ दिस निकोसिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि टर्किश इन्वेजन से पहले बना था। एंड इवन आफ्टर दैट इट हैज़ सीन सम ऑफ द वर्स्ट वॉर टाइम अटैक्स एज वेल। तो ये एक कहानी है साइप्रस की, याद रखेंगे। टर्की का इन्वेजन होता है, साइप्रस दो हिस्सों में डिवाइडेड है, द टर्किश साइप्रस एंड द ग्रीक साइप्रस, और इनको डिवाइड करने वाली लाइन को बोला जाता है ग्रीन लाइन। मूविंग अहेड, बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के बारे में। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल जब भी हम बात करते हैं कि सेफ लैंडिंग हो, स्पेशली जब भी कोई एडवर्स वेदर कंडीशंस आती हैं लाइक योर डेंस फॉग। डेंस फॉग की कंडीशंस में लैंडिंग में असिस्ट करता है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। ठीक है, ये बेसिकली एक तरह का ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। यू कैन सी दिस वन, दिस इज द ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन सिस्टम जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो जब भी कोई एयरक्राफ्ट रनवे के पास आ रहा होता है तो उस टाइम पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल असिस्टेंस जो प्रोवाइड की जाती है दैट इज थ्रू ILS, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। इसमें एक लोकलाइजर होता है और एक ग्लाइड स्लोप होता है, दैट इज द मेजर कंपोनेंट्स जिससे कि ये जो ILS है ये वर्क करता है। ठीक है, अब देखिए ILS की अलग अलग तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम एंड द रिलायबिलिटी, कि जब मिनिमम विजिबिलिटी का जब टाइम आता है तो उस टाइम पे इसे किस तरह यूज़ करके एविएशन को सेफ बनाया जा सके और एफिशिएंट बनाया जा सके, स्पेशली इन द एडवर्स वेदर कंडीशंस। तो पायलट्स को ये हेल्प करता है स्मूथली लैंड कीजिए, एक्यूरेटली लैंड कीजिए, और किसी भी तरह के एक्सीडेंट या फिर किसी भी रिस्क का ये जो है वो टेंडेंसी को डिक्रीज कर देता है। तो ILS को रनवेज के ऊपर इक्विप किया जाता है। रनवेज के ऊपर ट्रांसमीटर्स लगाए जाते हैं, बेसिकली आप ये देख सकते हैं रनवेज के ऊपर ट्रांसमीटर लगाए जाते हैं एंड दे एमिट सिग्नल, और एयरक्राफ्ट को भी इक्विप किया जाता है कि वो इस सिग्नल्स को रिसीव कर सके, इन सिग्नल्स को पिकअप कर सके। ठीक है, एंड इवन एज द एयरक्राफ्ट अप्रोचेज द रनवे, तो पायलट इसके जो सिग्नल्स हैं जो क्लूज आ रहे हैं ILS से उसको यूज़ करते हैं एंड रियल टाइम एडजस्टमेंट्स की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। अब यहाँ पे बात डिस्कशन ये हो रही है कि हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ दी जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे ILS लगाया गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा डिलेज और फ्लाइट का कैंसिलेशन का इशू फेस किया गया। एंड वहाँ से ये डिस्कशन रेज होती है कि कुछ लेटेस्ट कैटेगरी ऑफ ILS जो है उसे इंस्टॉल करना चाहिए। एंड इवन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी ये कमीशनिंग का काम, अपग्रेडिंग का काम भी जो है वो शुरू कर दिया है। अब इसका जो अपग्रेडेड वर्जन आता है दैट इज CAT 1। देयर इज द अपग्रेडेड वर्जन जिसे कहा जाता है CAT 1। जब हम ILS की बात करते हैं,
ILS तो स्टैंडर्ड है, जो कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि हर रनवे के ऊपर ILS तो इंस्टॉल्ड होना चाहिए, पर्टिकुलरली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो गाइडेंस है वो मिलनी चाहिए। लेकिन जो एडवांस सिस्टम्स आते हैं उसमें एक तो कैट 1 आता है, देन देर इज़ कैट 2 एंड देन देर इज़ ऑल्सो कैट 3 एज वेल। सबसे यहाँ पे एडवांस अगर आप देखो तो वो है कैट 3। इंडिया में बात करें तो हमारे पास 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे कैट 3B सिस्टम लगाया गया है, जैसे कि आपका दिल्ली, जयपुर, अमृतसर, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु, ये कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे कैट 3B लगाया गया है। मीनवाइल कैट 1 को भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स के अंदर लगाया जा रहा है। तो बेसिकली कि जो डिलेज के चैलेंजेस आते हैं उनको हम ओवरकम करना चाहते हैं बाय द इंस्टॉलेशन ऑफ द अपग्रेडेड द एडवांस्ड ILS सिस्टम। ठीक है, अब देखो आप अगर कैट 3B लगाया जाता है तो इसकी एक एयरपोर्ट के ऊपर इंस्टॉलेशन की कॉस्ट अराउंड 100 करोड़ रुपीस के आसपास पड़ती है। अब इंस्टॉलेशन में एक तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, प्लस एक सीरियस कोलिजन का जो फैक्टर्स हैं उनको रिड्यूस करना पड़ता है। तो एक एडवांस सिस्टम हमारे पास ज़रूर आता है, लेकिन ऑफ कोर्स इसकी जो कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसका जो रिसेंट जो मॉडिफिकेशंस हैं फिर वो एयरक्राफ्ट्स में भी करनी होंगी। लेकिन चलिए हमारे पेपर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि अगर ILS के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता हो कि दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, जो कि एयरक्राफ्ट को लैंड करने में हेल्प करता है लो विजिबिलिटी कंडीशंस में। और इसके अपग्रेडेड मॉडल्स हैं कैट 1, कैट 2 एंड कैट 3। कैट 3 भी इंडिया के अंदर 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर लगाया गया है। मूविंग अहेड, नॉन लैप्सेबल डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड की यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए ये GS3 पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पार्लियामेंट को रिसेंटली इन्फॉर्म किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंसल्ट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कि एक स्पेशल एक डिस्पेंशन बनाया जाए जिससे कि नॉन लैप्सेबल डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड को ऑपरेशनलाइज किया जाए। एंड इसे लेकर इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया है, क्योंकि अगर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड को नॉन लैप्सेबल बनाया जाता है तो इससे पार्लियामेंट की जो स्क्रूटनी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो यहाँ पे खतरे में आती है, वो यहाँ पे ब्रीच होती है। तो देखिए अगर हम डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड को समझें तो बेसिकली ये एक वो फंड है जिसमें ईयर बाय ईयर यूज़ किया जाएगा फंड्स को, जो कि डिफेंस को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करेगा। नॉन लैप्सेबल फंड का मतलब क्या है? सपोज करिए एक बार बजट एलोकेशन हुई और 100 रुपये गए डिफेंस मिनिस्ट्री के पास फॉर द मॉडर्नाइजेशन। उस 100 में से 90 रुपये यूज़ कर लिए और 10 रुपये बच गए। अगर तो ये लैप्सेबल फंड है, जो कि मोस्ट ऑफ द फंड्स लैप्सेबल होते हैं, कि अगर ये खर्च नहीं हुआ, ये अनस्पेंट मनी है, तो ये क्या होता है, दिस गेट्स रिटर्न्ड बैक। ये हर फिस्कल ईयर के बाद दोबारा किसके पास आ जाता है, गवर्नमेंट के पास आ जाता है, और फिर गवर्नमेंट दोबारा डिफेंस सेक्टर को कुछ फंड देगी। ये होता है लैप्सेबल फंड, कि ये लैप्स हो गया, आपने यूज़ नहीं किया तो ये लैप्स हो गया। अगर नॉन लैप्सेबल की बात हो गई तो मतलब अगर आपने 100 दिए, 90 यूज़ किए, 10 अगर बच गए तो वो किसके पास ही रहेंगे, वो इस फंड में ही रहेंगे, उसे दोबारा रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन लैप्सेबल फंड। तो मतलब यह है कि जो अनयूटिलाइज्ड फंड्स होंगे आप उसको रिटेन कर पाएंगे फॉर द फ्यूचर डिफेंस इनिशिएटिव्स। अब वैसे होता क्या है, डिफेंस फंडिंग इंडिया में ईयरली बेसिस पे दी जाती है, और अभी क्या है, ये लैप्स हो जाती है कि जैसे ही फिस्कल ईयर ख़त्म हुआ तो जितने पैसे यूज़ हो गए ठीक है, जो नहीं यूज़ हुए, जो अनस्पेंट फंड है, वो वापस रिटर्न किए जाते हैं। तो ये डिस्कशन हो रही थी कि एक नॉन लैप्सेबल फंड बनाया जाए जिसमें जो अनयूज्ड फंड्स हैं वो रिटेन किए जा सके। लेकिन वही बात हुई कि अगर ऐसा होता है तो इससे पार्लियामेंट की स्क्रूटनी, भाई पार्लियामेंट में जो एक आपके पास ट्रांसपेरेंसी आती है, कितना फंड यूज़ हुआ, कितना नहीं हुआ, वो जो है यहाँ पे वो कहीं ना कहीं
ख़त्म हो सकती है। तो इसीलिए इसको एज ऑफ नाउ इस चैलेंज को देखते हुए, पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी को देखते हुए इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया है कि इसे अभी नहीं लाया जाएगा, जो कि पहले काफ़ी डिस्कशन तेज हुई थी। तो एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए नॉन लैप्सेबल फंड के बारे में। आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में कुछ नए जीआई टैग्स जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं। हमारे पास बहुत सारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं, यूनिक लोकल प्रोडक्ट्स हैं। तो जब किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो कह लीजिए वो एक तरह का फॉर्मल रिकग्निशन है, डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। और इसीलिए इंडिया में हम जीआई टैग देते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और वो जिस भी चीज़ को मिलता है वो चीज़ यूनिक बन जाती है। किस चीज़ की यूनिक बन जाती है? उसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल ओरिजिन की बन जाती है। ठीक है, सपोज करो आप वाराणसी की साड़ी की बात कर रहे हो, है ना, तो वाराणसी की साड़ी कहाँ से मिलेगी? वाराणसी से ही मिलेगी, बनारसी साड़ी। सो इसी तरह से एक जियोग्राफिकल ओरिजिन के साथ लिंक कर देना, दैट इज़ द इंडिकेशन ऑफ जीआई टैग। अब रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं? देयर इज़ दिस कटक का एक रिनोन्ड आर्ट फॉर्म है जिसे कहा जाता है रूपा ताराकासी। रूपा ताराकासी ये कटक का आर्ट फॉर्म है जिसमें बहुत ही फाइन क्राफ्टमैनशिप दिखाई जाती है। क्लासिकल ज्वेलरी यहाँ पे इवन बनाई जाती है, इसे जीआई टैग दिया गया है। ऑल्सो इसी के साथ साथ उड़ीसा का ताराकासी जीआई टैग में आ गया। एंड द नेक्स्ट वन इज बंगलार मसलिन। बंगलार मसलिन, मसलिन क्या है? इट्स हैंडलूम। ठीक है, ये बंगाल का है बंगलार, एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स क्वालिटी, फॉर इट्स वीविंग टेक्निक, और इसे भी यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है। एंड देयर आर सो मेनी अदर्स ऑल्सो। इवन जीआई पोर्टफोलियो को एक्सपैंड किया गया है, टेक्सटाइल से एक्सपैंड करके मार्बल्स को इंक्लूड किया गया है। एंड दिस हैज़ बीन अवॉर्डेड टू एक तो लहसुन को भी मिला है, वो तो चलो हमारे पास खाने वाली चीज़ होगी। मध्य प्रदेश में एक जगह है रतलाम, ठीक है, और रतलाम में देर इज़ रिवायन लहसुन, इसे जीआई टैग मिला है, रिवायन लहसुन को जीआई टैग मिला है। प्लस अगर मैं मार्बल की बात करूं तो अंबाजी वाइट मार्बल, इसको भी जीआई टैग दिया गया है, अंबाजी वाइट मार्बल को। देन देर इज़ हैदराबाद लैक बैंगल्स, आसाम का माजुली मैनोस्क्रिप्ट पेंटिंग्स को जीआई टैग दिया गया है। सो देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स विच हैज़ बीन अनाउंस्ड। ये मार्बल ज़रूर याद रखिएगा, अंबाजी वाइट मार्बल, एमपी का रतलाम का रियावान लहसुन, एंड बंगलार मसलिन क्लोथ यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट जीआई टैग्स जो कि अनाउंस किए गए हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।